गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमने अभी तक की क्लास में पढ़ा कि मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या क्या इफिशिएंटी मतलब क्या नेचर होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। हमने अभी तक की क्लास में ये देखा कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। ठीक है, जैसे कि हमने क्या बोलते हैं बिजनेस को देखा था, फिर ऑर्गेनाइजेशन को देखा। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमने बिजनेस की क्लास में देखा था कि ऑब्जेक्टिव और बिजनेस क्या होता है, जिसमें 4 ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के भी ऑब्जेक्टिव होते हैं। हम बिजनेस का कोई भी पार्ट हो पर किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव, किसी ना किसी गोल को लेकर करते हैं। ठीक है, बिजनेस का भी अपना गोल होता है, उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना एक गोल होता है। ठीक है, तो हम आज की क्लास में ये समझेंगे। आज का टॉपिक हमारा ये है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। अभी सब लोग अपनी अपनी बुक ओपन कर ले और हम जहाँ से रीड कर रहे हैं वो पढ़े और फिर मैं आपको इसको डिटेल में समझाती हूँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? फर्स्ट क्या है? यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या होता है कि हमने बताया था आपको कि इस जितने भी हम एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, बिजनेस में अपने ऑर्गेनाइजेशन में हम जितने भी एक्टिविटीज करते हैं वो सिर्फ इसी एक सेम गोल के लिए करते हैं। सबका एक्टिविटी भले कितना भी डिफरेंट हो, सबकी एक्टिविटी डिफरेंट होती है, जो भी वर्क होता है वो सब डिफरेंट होता है। कोई प्रोडक्शन लेवल पे वर्क कर रहा होता है, कोई मार्केटिंग के लिए वर्क कर रहा होता है, कोई पर्सनल वर्क कर रहा होता है, मतलब सब अपना अपना एक्टिविटी करते हैं। पर सबको कोऑर्डिनेट करके ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? सारी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट में सारी एक्टिविटी को एक साथ लाता है और उन्हें ये बताता है कि आप जो भी वर्क कर रहे हैं ये सब वर्क का सेम ऑब्जेक्टिव है, सेम गोल है। आप जो भी काम कर रहे हैं वो क्या है? सेम गोल के लिए बना है। आप जो भी एक्टिविटी करेंगे उन सब को मिलाकर हमें एक ही गोल पाना है। यही क्या होता है? यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव मतलब कि सिर्फ सेम सेम गोल। हम जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं इन सबका गोल क्या है? सेम है। ठीक है, तो हम बुक से पढ़ते हैं एक बार। An organization and every part of it should be directed towards the accomplishment of common objective। ठीक है, हम जितना भी वर्क कर रहे होते हैं, जितनी भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कॉमन होता है। The application of this principle implies the existence of formulated and understood objective। ठीक है, हम जो भी कर रहे होते हैं इनको क्या होना है? ऑब्जेक्टिव को समझा के करते हैं। अपने दिमाग में, अपने माइंड में ये सेट रखते हैं कि हाँ हम जो भी वर्क कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें ये चीज अचीव करनी है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है इफिशियंसी। जब हमको ये पता चल जाता है कि हमारा गोल क्या है। ठीक है, जैसे अगर मैं आप लोग को ये बोल दूं कि आप लोग को अपने क्लास में 90% लेके आना है। ठीक है, तो आपको जब ये चीज पता होगी कि आपका गोल क्या है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना क्या करेंगे? एक्टिविटी करेंगे। अगर हम आपको बोल दें कि 90% लेके आना है तो आपके माइंड में सेट रहेगा कि अगर 90% लाना है तो मुझे हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग दोनों ही करना होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है और इससे क्या होगा कि आप अपने टाइम को कम वेस्ट करेंगे। आप अपने माइंड के सेटअप बना लेंगे, माइंड में ये सेटअप बना रहेगा कि हाँ हमें अपने इस गोल के अकॉर्डिंग वर्क करना है। ठीक है, यही होता है ऑब्जेक्टिव। अगर आपने अपने माइंड में एक ऑब्जेक्टिव बना लिया, अपने माइंड में एक सेट कर लिया ऑब्जेक्टिव कि हमें अपने क्लास में फर्स्ट रैंक लाना है और उसके हिसाब से वर्क करना पड़ेगा। जैसे ही आपने गोल बनाया आपका वर्क उस अकॉर्डिंग हो जाएगा, उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हो जाएगा कि हाँ हमने ये गोल बनाया है, इसके अकॉर्डिंग अब हमको मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको अपने आप जब आप गोल बना लेंगे तो उस अकॉर्डिंग आपका डायरेक्शन जो होगा टुवर्ड्स टर्न हो जाएगा। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करना पड़ता है कि कोई भी बिजनेस है, कुछ भी है, आपको क्या करना है? अपना एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑब्जेक्टिव बनाना है। ऑब्जेक्टिव सेट करने से हमारा जो है हमको डायरेक्शन फिक्स हो जाता है और इफिशियंसी इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आपको पता होगा कि आपको क्या काम करना है तो आपको डायरेक्शन पता चलेगा। और जब आपको डायरेक्शन पता चलेगा तो आपकी वेस्टेज जो है वो नहीं होगी। आप अपने कम से कम कॉस्ट में अच्छा कर पाएंगे, अच्छा वर्क पर कर पाएंगे। इफिशियंसी का मतलब होता है कि कम कम समय मतलब अपने टाइमली
हम कम कॉस्ट में अच्छे समय पे अपने टाइम पे वर्क जो कर लेते हैं वो होता है इफिशियंसी। इफिशियंसी इसी को कहते हैं, किसको कहते हैं कि हम अपने काम को समय पे कर रहे हैं और कम कॉस्ट में कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं इफिशियंसी। ठीक है, तो हमने 2 पॉइंट समझा कि यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव मतलब हम जो भी वर्क कर रहे हैं उसका सेम गोल है, और दूसरा कि ऑब्जेक्टिव बनाने से क्या हो जाता है, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव से क्या हो जाता है कि हमारा जो वेस्टेज होता है वो नहीं होता है, रिड्यूस हो जाता है, कॉस्ट कम लगता है, टाइमली वर्क होता है। ठीक है, तीसरा क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। द टोटल टास्क should be divided in such a manner that the work of every individual in the organization is limited as far as possible the performance of single leading function। टोटल टास्क जो है वो हर इंसान में बांट दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे देखो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा तो वो सिर्फ इस बेसिस पे होगा कि किस कि जो काम दिया गया है जिन लोगों को वो लोग उस काम में स्पेशलाइज्ड हो, क्योंकि स्पेशलाइज्ड पर्सन को पता है कि क्या करने से सही होगा और क्या करने से गलत, मतलब हम ऐसा क्या एक्टिविटी करेंगे जिससे वेस्टेज नहीं होगा, ये कौन बता सकता है, सिर्फ स्पेशलाइज्ड पर्सन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लोगों के स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो लोग जिस काम में स्पेशलाइज्ड होंगे उसके अकॉर्डिंग उनको उनका वर्क डिवाइड कर देंगे, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम होगा वो कम कॉस्ट में और टाइमली होगा। तो यही होता है डिवीजन ऑफ वर्क जो हम ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, लोगों के स्पेशलाइजेशन, लोगों की क्वालिटी पे उनके काम को डिवाइड करते हैं, लिमिटेड कर देते हैं कि आपका काम सिर्फ इतना ही है कि आप क्या करिए, प्रोड्यूसिंग करिए, आपका काम सिर्फ क्या है, आप मार्केटिंग का काम करिए, आपका काम क्या है, आप पर्सनल जाइए जाइए लोगों को बताइए, ये सब काम बता दिए। ठीक है, जो जिस लायक है, जो जिस लायक वर्क कर सकता है, जो जिस चीज के लिए कैपेबल है वो उसको उसकी एक्टिविटी को डिवाइड कर देना। ठीक है, ये होता है डिवीजन ऑफ वर्क। Span of control. No executive should be required to supervise more subordinate than he can effectively manage. On account of the limitation of time and ability, there is a limit now the number of subordinate and executive and effectively supervise. ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल, जैसे कि देखिए अगर एक इंसान को कंट्रोल करने वाला सिर्फ एक सबऑर्डिनेट हो तो वो काम आसानी से होगा, लेकिन अगर किसी को बहुत मतलब एक एक ही पर्सन है जिसे हर इंसान कंट्रोल करना चाहता है, हर इंसान अपना ऑर्डर देता है, तो इससे क्या होगा कि क्रॉस हो सकता है, जैसे कि हो सकता है कि आपका काम ना हो। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक पर्सन, एग्जांपल देते हैं, एक पर्सन है, हम उसको बोले कि जाओ तुम्हारा ये काम है तुम करके लाओ, तब तक दूसरा सुपरवाइजर आया और बोला तुमको तुमको ये करके लाना है, तीसरा है वो बोला कि तुम, और सब उसको कंट्रोल करने में लगे हुए। इससे क्या होगा कि अगर वो सब एक साथ एक दूसरे को कंट्रोल करेंगे, एक ही इंसान को इतने सारे लोग कंट्रोल करेंगे, तो हो सकता है वो इंसान परेशान हो जाए। सो स्पैन ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब हुआ कि लोगों को ये बता देना है कि हाँ इतने आपको एक ही आदमी है वो कंट्रोल करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि वो इंसान क्लियर रहेगा, अगर उसको इतने सारे लोग ऑर्डर देंगे तो हो सकता है वो कंफ्यूजन में किसी का वर्क ना करे। तो इसलिए कि हर इंसान का एक लिमिट सुपरवाइजर होना चाहिए, ये नहीं कि हर कोई उसको सुपरवाइज कर रहा है, हर इंसान उसको कंट्रोल कर रहा है और इसकी वजह से जो वर्क है वो भी टाइमली नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि स्केलर प्रिंसिपल। स्केलर प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि हर इंसान को ये वेरीफाई कर देना, ये बता देना कि हाँ तुम्हें जो है ये इंसान सुपरवाइज, देखो सबऑर्डिनेट को ये पता होना चाहिए कि उसका सुपरवाइज, उसको कौन सुपरवाइज करेगा, उसको कौन कंट्रोल करेगा, उसको कौन ऑर्डर देगा, उसको कौन एडवाइस देगा, ये सब कुछ उसको पता होना चाहिए। और ये चीज हर सबऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई कर देना कि आपका ये सुपरवाइजर है। इससे क्या होता है कि कंफ्यूजन नहीं होता है और इंसान का जो भी वर्क है, बिजनेस में जो भी वर्क है वो टाइमली होता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रिंसिपल। स्केलर प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि जो भी वर्क है, जो भी सबऑर्डिनेट है, उनका कौन सुपरवाइजर है, ये बता देना ही क्या होता है, स्केलर प्रिंसिपल होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, डेलीगेशन। लोगों का हमने उनका काम बता दिया कि आप इस लायक है, आपको ये काम करना है। ठीक, और फिर उनके कौन सबऑर्डिनेट है ये भी बता दिया। अब उनको उनके अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट डिस्ट्रीब्यूट द ऑथोरिटी, मीन्स कि जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग इनको ऑथोरिटी दो, उनको पावर दो, ताकि वो अपना काम क्या कर सके, टाइमली और परफेक्टली कर सके। ठीक है, तो अगर आप उनको पावर देते हैं तो इससे वो क्या होगा, उनको आसानी होगी अपने काम को करने में। ठीक है, तो ये होता है डेलीगेशन। डेलीगेशन में क्या, बांट देना, लोगों में बांट देना। तो यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन में क्या बांटेंगे,
पावर बांटेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटेंगे और इसी से क्या होगा, हमारा जो काम है वो आसानी से, क्योंकि अगर देखो एग्जाम्पल हम लोग के घर में ही होता है कि अगर हम लोगों को ये ना पता हो, अगर हम लोग को ये ना पता हो कि हमारा काम क्या है, तो हो सकता है हम में से कोई वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि वो काम करे। लेकिन जब तक उसको हम उसकी जिम्मेदारी नहीं बताएंगे, उसको उसका पावर नहीं देंगे, तो वो इंसान वर्क करेगा नहीं। तो इसलिए क्या करो कि उनको बताओ कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, तुम्हारे पास इतना पावर है कि तुम इतना कुछ डिसीजन ले सकते हो। पावर का मतलब क्या है कि आपके पास इतना राइट है कि आप इतना डिसीजन ले सकते हैं। तो उसको ही क्या बोलते हैं, डेलीगेशन बोलते हैं। फिर आता है फंक्शनल डेफिनेशन। द ड्यूटीज एंड ऑथोरिटी रिस्पॉन्स रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड so there is no confusion or overlapping. The relationship between various jobs should be also clearly defined. Functional definition जो मैं आपको समझा रही थी कि आप उनकी जिम्मेदारी दे दिए कि आपको ये काम करना है, ठीक है, आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये सब चीजें संभालनी है, आपके पास इतना पावर है कि आप इतना डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जब तक आप उनके काम को वेरीफाई नहीं करेंगे, जैसे कि अगर हम लोग के घर में होता है, एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए कि मम्मी क्या बोली कि ये काम करना है, ठीक है, ये काम हो जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आप ये काम ये इंसान करेगा। तो इससे क्या होगा कि जब वो मम्मी दोबारा पूछने आएंगी कि क्या बोलते हैं ये काम हुआ है, तो हो सकता है एक इंसान बोले नहीं नहीं हम तो नहीं किया, हमको लगा वो कर देगा, वो बोले नहीं नहीं मुझे लगा ये कर देगा। तो इससे क्या ओवरलैपिंग बोलते हैं। ओवरलैपिंग मतलब क्या कि किसी इंसान को ये पता नहीं है कि कौन सा इंसान को ये वर्क दिया गया है, मतलब कौन से पर्सन को ये काम मिला है। तो जब तक उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी, उनकी जॉब को आप वेरीफाई नहीं करते हैं, क्लियर नहीं करते हैं, तो कंफ्यूजन की वजह से वो काम डिले हो सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आप उनके काम को, उनकी जॉब को क्लियर कर दीजिए कि कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन की वजह से क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग मतलब क्या कि एक दूसरे में ओवरलैप कर जाएगा कि नहीं मुझे लगा कि वो इंसान कर देगा, उसने बोला नहीं मुझे लगा वो कर देगा, और इसकी वजह से वो काम नहीं होगा, और काम क्यों ना होने की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट होगा उसमें क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। डिले में जानते ही होंगे देर हो जाना, ठीक है, तो डिले हो जाएगा। फिर क्या आता है, एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट टू हिज सुपीरियर शुड बी एब्सोल्यूट. No superior can escape responsibility for the organization activity of his subordinate. The subordinate must be held responsible for the performance of task assigned to them. फिर देखो, जब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल गई तो सुपरवाइजर की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सबऑर्डिनेट को ये बताए कि उनका काम क्या है, और सबऑर्डिनेट का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उनको कोई काम दिया गया है तो वो उसको क्या करें, टाइम पे कंप्लीट करें। ठीक है, फिर क्या पॉइंट आता है, पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी must be times and extensive. The responsibility exacted from a position should be commensurate with the authority delegated to the position. ठीक है, सेम वही मतलब है, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे को दे दिया गया। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि ईच पर्सन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एंड बी अकाउंटेबल टू हिम। दिस इज नेसेसरी टू अवॉइड द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन इंस्ट्रक्शन एंड डिवाइड लॉयल्टी एंड इंश्योर फीलिंग ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ रिजल्ट। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब कि सारे इंसान को अगर कोई एक सुपरवाइजर कमांड कर रहा है तो वो ये यूनिटी ऑफ कमांड मतलब होता है, यूनिटी मींस एक साथ, ठीक है, और कमांड एक ही होता है। तो एक ही इंसान कई सारे लोगों को कमांड करता है, और उन सारे लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि जो भी सुपीरियर है अगर वो उसको ऑर्डर दे रहा है तो वो उसको फॉलो करें। एक ही सुपीरियर होगा जो सबको क्या करेगा, ऑर्डर दे रहा होगा। ठीक है, फिर आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देयर मस्ट बी वन हेड एंड वन प्लान। देखो, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब समझ गए, ईच पर्सन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। हर इंसान सिर्फ एक इंसान की तरफ से ऑर्डर पाएगा। सुपीरियर कई सारे हैं पर ऑर्डर क्या है, सिर्फ एक ही इंसान दे रहा है। सिर्फ वन पर्सन है जो सारे सबऑर्डिनेट को क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, कमांड कर रहा है कि आपको करना क्या है। तो वो क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब होता है कि सारे सबऑर्डिनेट को सिर्फ एक ही तरफ चलना है। ठीक है, तो देयर मस्ट बी वन हेड एंड वन प्लान। सारे लोग भले हैं लेकिन वो सब क्या है, एक ही काम के लिए बने हैं, और उन सब का डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसी को बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड का फिर से मैं आप लोग को मतलब समझा देती हूँ एक बार, क्योंकि हो सकता है कंफ्यूजन हो गया हो। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि सबऑर्डिनेट मान लो 5 लोग हैं, 5 लोग काम करते हैं कंपनी में, लेकिन उन पांचों लोग को ऑर्डर देने वाला इंसान सिर्फ एक है।
तो वो क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। और उन पांचों लोग का जो डायरेक्शन है, मतलब पांचों लोग को जहाँ जाना है वो रास्ता सिर्फ एक है, तो उसे बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब इन पांचों को कहाँ जाना है? सिर्फ एक डायरेक्शन में जाना है, एक साथ जाना है। इन सबका गोल क्या है? सेम है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो ये सब चीजें क्या है? ऑब्जेक्टिव होती हैं, किसकी? हमारे ऑर्गेनाइजेशन की। सो आगे की कुछ पॉइंट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और आप सभी इस क्लास को रिवाइज करें, अगर समझ ना आए तो दोबारा रिपीट करें, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछें। थैंक यू।